नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शार्प लर्निंग ऐप और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। और हम लोग आज करने वाले हैं 71st बीपीएससी का एग्जाम आपका 13 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए हम लोग PYQ बेस्ड रिवीजन करने वाले हैं, जिसको हमने सीरीज को नाम दिया है कंप्लीट रिवीजन सीरीज। उसी की आज पॉलिटी के लिए पहली क्लास है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं और सभी आ जाएँ, जल्दी से जुड़ जाएँ। जो भी आपका फ्रेंड वगैरह हो उसको भी लिंक शेयर कर दें और आने के लिए बोल दें। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। इस सीरीज के बारे में हमने कल बात कर ली थी कैसे क्या होने वाला है, तो आज सीधा सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ए आंसर आ रहा है ए। और भी लोग, हाँ ए आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ए ही है। जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग पहले प्रश्न करेंगे, फिर 4 ऑप्शन के बारे में देखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये टॉपिक संविधान सभा वाला कंप्लीट होने वाला होगा तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है आवश्यक, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, टॉपिक के साथ ही साथ जैसे ही टॉपिक के प्रश्न कंप्लीट होंगे PYQ आए हुए, तो उसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है जो आपको कंपलसरी पता होनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हमारी कब हुई थी उसके बारे में प्रश्न है नहीं, इसमें दे भी नहीं रखा, तो हम लोग बात करेंगे बाद में। जल्दी से बताएं, दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? जल्दी से दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। संविधान को बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया, या फिर संविधान को बनाने में कितना समय लगा? जल्दी से दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। आंसर आ भी रहे हैं, जल्दी से देने का प्रयास करा करें, क्योंकि समय ज़्यादा लेंगे आप लोग आंसर करने में तो फिर यहाँ पर काफ़ी समय लग जाएगा। हमारी जो एक तरीके से पर डे का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसका जो सही आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब इसी के साथ साथ एक प्रश्न कभी कभी बनता है कि टोटल खर्च कितना हुआ। टोटल खर्च कितना हुआ? तो 63,97,000 के आसपास हुआ था। 63.98 हम लोग एवरेज लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ कहीं कहीं आपको मिल जाता है 64 लाख। तो 64 लाख भी ठीक है अगर राउंड फिगर की बात करें, वरना हमारा 63,97,000 कुछ पैसे खर्च हुए थे। ठीक है, तो 64 लाख रुपए संविधान सभा ने बैठकों के दौरान किए थे। अब कितनी बैठक होंगी इस पर अगर प्रश्न होगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग आगे डिस्कस कर ही लेंगे। तो इसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी को, ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारा जो संविधान है वो थोड़े टाइम पहले ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको हमने कब एक तरीके से लागू किया? तो 26 जनवरी को। अब ये पूछ रहा है इसमें कि ऐसा क्यों किया? तो संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का कारण क्या था? जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए है हमारा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां पर यह प्रश्न का, जहां पर भी ये प्रश्न आया है 53 हमारी BPSC थी उसमें प्रश्न आया हुआ है, तो आपको ये भी डाउट नहीं करना कि हम लोग अपनी तरफ से करा रहे हैं। जो PYQ आए हुए हैं वही हम लोग करा रहे हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ए। तो इसका एकदम सही आंसर है 26 जनवरी को ही 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने, जो एक तरीके से हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसी की परिणति थी हमारा 1930 में 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाना। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने 1930 के 26 जनवरी की डेट को लेकर 1950 में क्या किया गया, पहला एक तरीके से गणतंत्र दिवस मनाने के लिए संविधान को उसी दिन लागू कर दिया। ठीक है, 1930 में क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस।
और हमने इसको लागू किस रूप में किया, संविधान को लागू करते हैं वो दिन कौन सा होता है हमारा, गणतंत्र दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस था और हमने लागू किया, उसको हम लोग बोलते हैं गणतंत्र दिवस। और देखो ये जो डेट है, ये अगर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो सर कराएंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारी डेट थी 8 अगस्त, 8 अगस्त एक आध दिन में आने वाली है। ठीक है, तो इस दिन हमारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह एक शुभ दिन था, ये तो कोई एक तरीके से लॉजिक नहीं है, तो ये वाला आंसर तो होगा ही नहीं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, भारत की संसद, और ई ऑप्शन हमारा या तो नन ऑफ दीज या फिर एक से ज़्यादा। तो जल्दी से 5वें प्रश्न का उत्तर बताएं आप लोग। गुड इवनिंग गोविंद पंडित जी। देखिए आप लोग जब भी आंसर किया करें तो प्रश्न संख्या भी डाल दिया करें, जैसे 5 है तो 5A 5B इस तरीके से आप लोग आंसर किया करें। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आ रहा है सी। तो जो हमारा संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक अभी हमने देखा था 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, उसी की अंतिम बैठक संविधान सभा पर की गई थी। संविधान को बनाने के लिए अंतिम बैठक हुई थी उसकी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक नहीं है, संविधान सभा की अंतिम बैठक नहीं है ये, लेकिन संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा मीटिंग कर रही थी उसकी अंतिम बैठक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। उस दिन संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा ने अंतिम बैठक की थी। जो उसकी 11 अधिवेशन हुए हैं वो लास्ट डेट कब खत्म होती है हमारी, 26 नवंबर 1949 को। तो हमारी संविधान सभा ने उस दिन साइन वगैरह किए थे संविधान का जो ड्राफ्ट था उस पर, और उसी दिन उसको अपनाया गया था। इसीलिए आप सभी को पता होगा हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। कब मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को ग्रहण किया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद, तो भाई हमारा देश आज़ाद हो चुका था 1947 में, तो संसद, ब्रिटिश संसद से हमारा कोई संबंध नहीं था। गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे लेकिन वो संविधान नहीं बनाए थे, हमारा संविधान बनाया था संविधान सभा ने, और उसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 1949 को जो बन के तैयार हुआ हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, और संविधान सभा ने ही इसको स्वीकार किया था। भारत की संसद, उस समय भारत की संसद बनी नहीं थी, भारत की संसद वाला टॉपिक भी आएगा। हम लोग बात करें संसद की, तो संसद की एक तरीके से पहली बैठक हुई थी हमारी मई 1952 में। इलेक्शन हुए थे इसके मार्च के आसपास तक कंप्लीट हुए थे, और उसके बाद मई में 13 मई के आसपास इसकी पहली बैठक हुई थी संसद की। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, 1952 और संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी को, अपनाया गया 26 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी डेट। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं एक पेज पर आपको सारी डेट लिख के बता दूंगा, सारी एक तरीके से रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, ये तो मैंने बता ही दिया है, जल्दी से फिर भी आप आंसर कर दें सभी। जल्दी से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दें, जल्दी से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दें। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी आप लोग जल्दी से उत्तर दे दें इस प्रश्न को। पांच का उत्तर आ रहा है ए, एकदम सही आंसर है। 26 नवंबर 1949 को हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। तो ये हमारा एक तरीके से डेट थी जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया। देखिए अंतिम जो लाइन है संविधान की प्रस्तावना की, उसमें यही सब लिखा हुआ है कि हम इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। तो उसमें अंगीकार करने वाला शब्द भी है, अधिनियमित करने वाला शब्द भी है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त 1949 से हमारा कोई एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो नहीं है। 15 अगस्त 1947 होता तो उस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। 2 अक्टूबर 1949 में कोई विशेष डेट नहीं है। 15 नवंबर 1949 की बात करें तो कोई विशेष डेट नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाचन हुआ था उसमें 15 नवंबर का जिक्र तो आता है, लेकिन इसमें कोई रिलीवेंस नहीं है। तो 26 नवंबर 1949 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। जल्दी से बताएं, अभी मैंने सारी डिस्कस कर दिया है, केवल आपको आंसर देना है, केवल आपको आंसर देना है। प्रश्न संख्या 6, संविधान दिवस
कब मनाया जाता है एक तरीके से? अभी हमने बात की थी जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था उसी दिन, तो कब बन के तैयार हुआ था आपको ये देखना है। जल्दी से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दें। छह का बी एकदम सही है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, उसी दिन हमने संविधान दिवस मनाना शुरू किया है। ठीक है, 26 जनवरी को 1950 में हमारा क्या हुआ था, एक तरीके से संविधान लागू हुआ था, तो ये गणतंत्र दिवस आता है। क्या आता है? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। और 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो सभी चीज़ें हैं, सभी डेट आपको थोड़ी बहुत मोस्टली पता ही हैं, कुछ चीज़ें आपकी जो बचेंगी वो हम लोग करा देंगे। आप लोगों ने अब तक की जो जर्नी है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की और अभी तक की लाइफ की, तो उसमें बहुत सारी डेट हो गई, वो आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन उनको रिकॉल करना है, एग्जाम से पहले रिवीजन करना है, और जो नई डेट्स हैं केवल वो याद करनी है, जो हम लोग इस प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। जो भी कुछ छूटा होगा, जो आपका PYQ में आया है, वो हम लोग यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 1947 को संविधान की जो हमारी एक तरीके से बात करें लेखन समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें 6 सदस्य और थे, उनमें से ये बताना है कि इसमें से कौन नहीं था। इस समिति में 6 सदस्य और थे, इनमें से कौन सा नहीं था? तो हमारा ऑप्शन है N गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए, ये हमारी समिति बनी थी 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 के आसपास। हाँ, इसमें डेट भी लिखी हुई है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो 29 अगस्त को हमारी ये समिति बनी थी। ठीक है, इसमें डेट भी दे रखी है, अगर डेट पूछी होती थोड़ा सा प्रश्न हार्ड भी बनता, लेकिन डेट भी दे रखी है, तो इस डेट को भी याद कर लेना है, इस डेट को भी याद कर लेना है। 29 अगस्त 1947 को समिति बनाई गई थी। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, हमें याद पूरे नाम नहीं करने, हमें केवल सरनेम याद करने कि इसमें कौन कौन शामिल था। तो 6 सदस्य के मैं यहाँ पे 6 में से 4 के सरनेम बताऊंगा, 2 के मैं आपको ये बता दूंगा कि इसकी जगह पे कौन आया था, क्योंकि 2 में से 1 सदस्य ऐसे थे इनकी डेथ हो गई थी, इनका नाम था डेथ और DP खेतान, DD से याद रखिएगा, इनकी डेथ हो गई थी। 1 सदस्य थे BL मित्र, उनकी जगह पे दूसरे सदस्य आए थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था समिति से, तो उनकी जगह पे आए थे N माधव राव या फिर N माधवन भी बोलते हैं उनको। तो नाम याद रखिएगा, केवल सरनेम। एक है हमारे मुंशी, KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे हैं फादुल्ला, सैयद मोहम्मद फादुल्ला। तीसरे हैं अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सरनेम याद रखने हैं आपको, एकदम मैच हो जाएगा। और चौथा नाम है आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। तो ये सरनेम केवल आपको देखने हैं, मुंशी फादुल्ला अय्यर आयंगर, या फिर कैसे भी याद कर लीजिए, अय्यर आयंगर मुंशी फादुल्ला। ये 4 सरनेम अगर आपको याद हो गए तो आपको 4 नाम तो कन्फर्म आपको मिल जाएंगे, और उसमें सरनेम देख के आप लोग आंसर लगा पाएंगे। और एक जो सदस्य थे जो नए बने हैं, केवल उनका नाम लिख रहा हूं मैं, पुराने वाले नहीं लिख रहा हूं, किसकी जगह पे आए थे? तो एक थे हमारे N माधव राव, N माधव राव, ठीक है, और एक थे हमारे TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी, ठीक है। ये किसकी जगह पे आए थे? तो कॉपी हो आपके पास, नहीं हो तो रिवीजन जहां से कर रहे हैं आपने, जहां पे भी लिख रखा है। तो ये आए थे BL मित्र की जगह पे, और DT यानी कि डेथ हो गई थी किसकी? DP खेतान की, उनकी जगह पे आए थे TT कृष्णामाचारी। तो ये 6 सदस्य हैं, और उसमें से 2 हट गए थे, तब 2 नए बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं है। मुंशी थे, फादुल्ला थे, आयंगर थे, अय्यर थे, N माधवराव थे, TT कृष्णामाचारी थे, BL मित्र रह चुके थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें, और DP खेतान की डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने उनकी जगह पे कोई और आया था, नाम क्या था? TT कृष्णामाचारी। तो ये हमारे 6 सदस्य हैं। 7वें थे हमारे जो अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समिति याद रखनी है।
देख लीजिए, मुंशी सादुल्ला आयंगर अय्यर, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको 4 नाम पूरे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल सरनेम याद रखिएगा और वहां पे आपको एग्जाम में मिल जाएगा, सरनेम से ही आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। निम्न में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापक, ठीक है, व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो एक व्यापार समिति बनी थी। देखिए, मैंने आपको जब कराया था तब मैंने बताया था 8 बड़ी समितियां थी और 13 करीब करीब छोटी समितियां थी। तो 8 बड़ी समितियों के नाम तो हमें याद होते हैं, ठीक है, जिसमें से संघ से संबंधित समिति होती है, उसके कौन हो जाएगा? संघ यानी कि हमारे प्रधानमंत्री। राज्यों से संबंधित समिति होती है, उसके भी कौन अध्यक्ष थे? हमारे एक तरीके से बात करें प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और वहीं पर प्रांतों से संबंधित समिति होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं पटेल। प्रांत और पटेल, पी और पी याद रखिए, इस तरीके से ट्रिक बनाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे हम लोग बात करें, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। के.एम. मुंशी इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। समितियों को थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, मैं केवल आगे वाला लिख रहा हूं, संघ, जहां पर भी जिस समिति में संघ का शब्द आ जाए या फिर राज्य का शब्द आ जाए, राज्य संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, ऐसे ही कोई और समिति आ जाए तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? नेहरू। कौन अध्यक्ष थे? नेहरू। और वहीं पे प्रांत या फिर मूल अधिकार, मैं बड़ी बड़ी समितियों की बात कर रहा हूं, मूल अधिकार से संबंधित समिति जो थी हमारी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे पटेल साहब, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा हम लोग बात करें, एक हमारी समिति जो हमने बात की है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष अंबेडकर थे, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं। इसके साथ साथ 2 समितियां और थी, 2 समितियां और थी, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। कौन सी थी? प्रक्रिया नियम समिति, समिति नहीं लिख रहा हूं मैं, प्रक्रिया नियम और संचालन समिति। इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? देखो, कोई भी काम होना होता है, जैसे आपके घर में पापा हेड हैं, पापा हेड हैं, तो कोई अगर नियम बनाने से संबंधित समिति होगी तो उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पापा। अब उस समय संविधान सभा थी, ठीक है, उस समय संविधान सभा थी, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो नियम वगैरह जब भी बनेंगे या फिर उसका काम देखना होगा कि किसने ठीक से काम किया है या नहीं किया है, तो ये घर में कौन देखता है? हेड देखता है। तो और उस समय जो हमारी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो इस चक्कर में प्रक्रिया नियम समिति यानी कि नियम बनाने का काम और इसी के साथ साथ कार्य संचालन का काम, ये हमारा कौन देखेगा? ये देखेगा अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आर प्रसाद, मैं लिख दूं यहां पे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और एक और समिति थी, एक और समिति थी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य संचालन समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? के.एम. मुंशी। देखिए, याद रखिएगा, संचालन समिति और कार्य संचालन समिति, ठीक है। और ये एच.आर. मुखर्जी करके जो थे वो हमारी एक छोटी समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। और देखिए, एक और समिति आती है तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति या फिर ध्वज समिति, कुछ भी मानिए, तदर्थ एडॉक, जो कुछ समय के लिए बनती है। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, 2 समिति हैं, एक झंडा समिति है, उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, केवल झंडा है उसमें। गुड आफ्टरनून। देखिए, जिसमें केवल झंडा है, तदर्थ नहीं लगा हुआ है, और उसमें राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे तदर्थ के साथ, तो राजेंद्र प्रसाद आंसर आएगा। अगर राजेंद्र प्रसाद नहीं दे रखा है तो हमें आंसर लगाना है जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। एक समिति बनी थी तदर्थ झंडा समिति, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। याद रखिएगा, ये समिति अगर आपको याद है तो आप लोग काफ़ी हद तक एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। नहीं याद हैं तो एक बार लिख लीजिए, शॉर्ट में कहीं भी लिख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी तो वहां से रिवीजन भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, ठीक है।
इक्वेलिटी बिफोर लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, फ्रांस से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, यूएसए से लिया है, नन ऑफ दीज, या फिर एक से ज्यादा? देखिए, इसमें हम लोग बात करें, दो शब्द आते हैं। एक आता है हमारा कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब समझ के चलिएगा, कभी कभी प्रश्न आ जाता है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, शॉर्ट में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है क्योंकि ये पीपीटी है, पीडीएफ वाला फॉर्म नहीं है, तो ज़्यादा नहीं लिख सकते इस पे। बात करें हम लोग इससे कानून के समक्ष समानता, यानी कि इसमें मान के चलिए कोई कानून है तो वो किसी के साथ साथ भेदभाव नहीं करेगा। मैं हूँ चाहे कोई और व्यक्ति है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये होती है हमारी कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है? एक व्यक्ति बराबर दूसरा व्यक्ति। तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, एक व्यक्ति बराबर दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा क्या मतलब है इसका। और वहीं पर दूसरा शब्द होता है कानून का समान संरक्षण, या फिर इसको अंग्रेजी में हम लोग बोले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी बोलते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि दो समान व्यक्तियों के बीच तो समान एक तरीके से कानून होगा, लेकिन दो अगर असमान व्यक्ति हैं तो असमान कानून हो सकता है। जैसे आपको पता है आरक्षण, जो हमारा SC ST OBC EWS EBC, आपको जो बिहार में जितने भी आरक्षण दिए जाते हैं महिलाओं के लिए मान लीजिए, तो वो आरक्षण दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है? वो इसके बेस पे नहीं दिया जा सकता। ये तो ये कह देगा कि एक व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन एक और अवधारणा चलती है कानून का समान संरक्षण। वो कहता है कि एक व्यक्ति की कंडीशन अगर अलग है और दूसरे व्यक्ति की कंडीशन अगर अलग है तो दोनों के बीच एक कानून लागू नहीं होगा। मान के चलिए कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, उसके शिक्षा अच्छी हुई है, और एक कम पढ़ा लिखा है, दोनों को एक ही कंपटीशन में उतारेंगे तो मेरिट कम करते हैं हम लोग। वही वाला सिस्टम है कि दो समान व्यक्तियों के लिए कानून समान नहीं होगा और दो अगर असमान व्यक्ति हैं तो दोनों के लिए समान कानून नहीं होगा। इस तरीके से जो अवधारणा चलती है वो हमारी क्या कहलाती है? एक कहलाती है कानून के समक्ष समानता और दूसरी कहलाती है कानून का समान संरक्षण। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? समान व्यक्ति समान कानून, समान व्यक्ति बराबर समान कानून, और अगर असमान व्यक्ति हैं तो असमान कानून। ठीक है, याद रखिएगा, असमान व्यक्ति असमान कानून। जो आपको आरक्षण मिलता है विभिन्न कैटेगरी वाइज, ठीक है, वो क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है, असमान व्यक्ति होंगे तो असमान कानून होगा। देखिए, ये वाली व्यवस्था हमने ली है कहां से? यूके यानी कि ब्रिटेन से, यूके यानी कि ब्रिटेन से, और ये वाली जो व्यवस्था है वो हमने ली है यूएसए यानी कि अमेरिका से। यूएसए यानी कि अमेरिका से। और ये 68 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, तो कभी ये आ सकता है, आगे हो सकता है ये वाला पूछ लिया जाए। तो कहां से लिया है? अमेरिका से। कानून का समान संरक्षण, याद रखिएगा, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। तो ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। और कानून के समक्ष समानता हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है, आगे हम लोग बात करें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो धारणा है या प्रेरणा है वो कहां से ली है। ठीक है, वेयर डिड द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कम फ्रॉम? वो हमने कहां से ली है? तो संविधान के सोर्स वाला या संविधान के स्रोत वाला जो टॉपिक मैंने आपको कराया था उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कौन सी चीज कहां से ली है। तो वही आपको बताना है, अमेरिकी क्रांति से लिया है, फ्रेंच क्रांति से लिया है, रूसी क्रांति से लिया है या चीनी क्रांति से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है या फिर कहां से कौन सी चीज ली है। तो हम लोग बात करें तो ये हमने लिया है फ्रेंच क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना के साथ साथ गणतंत्र, रिपब्लिक जो हमारा है, या फिर गणतंत्रात्मकता, रिपब्लिक जो हमारा देश है
वो हमारा क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, द हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड पर्सन, यानी कि जो राज्य का प्रमुख व्यक्ति होगा वो निर्वाचित व्यक्ति होगा। क्या होगा, निर्वाचित व्यक्ति होगा राज्य का प्रमुख। तो वही चीज है, ये हमने कहां से लिया है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। तो याद रखिएगा, अभी मैं संविधान के सोर्स वाला भी आपको बता दूंगा मोटा मोटा कौन सा प्रावधान कहां से लिया है। देखिए हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा ब्रिटेन। हम लोग यहाँ की बात करें, यहाँ से कौन सा लिया है, तो एक तो हमने देख ही लिया है कानून के समक्ष समानता। दूसरा हम लोग बात करें संसदीय व्यवस्था, इसके अलावा हम लोग बात करें संसदीय व्यवस्था के साथ साथ हम लोग बात करें तो एकल नागरिकता, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है, वो भी यहीं से ली है। विधायी प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। जो हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो 2 सदनवाद यानी कि बाई कैमरल जो हमने सिद्धांत लिया है वो भी कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो इतने प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। और हम लोग बात करें अमेरिका की, अमेरिका की हम लोग बात करें तो अमेरिका से हमने लिया है पहले तो मूल अधिकार हमारे, प्रस्तावना भी हम लोग, जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं प्रस्तावना। इसके साथ साथ हम लोग बात करें न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद जो होता है उसके कार्य वगैरह होते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग। इतनी चीजें तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए, ठीक है, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न आएगा उसके साथ साथ हम लोग और चीजें देख लेंगे कि कौन सा कहां से लिया गया है। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना, इसी के साथ साथ गणतंत्रात्मकता, ये हमने प्रावधान कहां से लिया है, फ्रांसीसी संविधान से या फिर फ्रांस जो हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वहां से लिया। प्रश्न संख्या 11 हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान कहां से लिया गया है। हाँ, मूल अधिकार भी हमने एक तरीके से बात करें तो अमेरिका से लिए हैं। 11 का उत्तर आ रहा है हमारा ए। तो हम लोग बात करें आयरलैंड से हमने लिए हैं मूल अधिकार। देखिए 1937 में आयरलैंड का संविधान बना था, उसी में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका प्रावधान था, तो हमने वहीं से लिया है और उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने जो संविधान, अपने संविधान को हमने कैसे बनाया है, अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से। देखिए ये बात चली थी संविधान सभा में, मैंने बताया भी था अपनी जो हमारा जो कोर्स चल रहा था पॉलिटी की क्लासेस के दौरान, कि जो संविधान सभा थी उसमें बहस हुई कि हम लोग संविधान को बहुत सारे देशों से उधार ले रहे हैं, तो संविधान को उधार का थैला भी बोला जाता है, ठीक है। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था कि संविधान को हमने लिया तो जरूर है बहुत सारे प्रावधानों को, लेकिन हमने क्या किया है, उसको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चेंज किया है। तो वही चीजें हैं। आयरलैंड का संविधान बना था 1937 में, ठीक है। 1937 के संविधान की हम लोग बात करें तो वहीं से लिया गया है। और इसी के साथ साथ आयरलैंड से जो चीजें ली गई हैं वो राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति का पद हमने एक तरीके से कहां से लिया है, हम लोग बोल सकते हैं अमेरिका से, लेकिन उसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, आयरलैंड से। याद रखिएगा राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें राज्यसभा में नामांकन, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है या मनोनीत करता है, तो वो मनोनीत करने का जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड से लिया है। इंग्लैंड से हमने क्या लिया है ये हमने बात कर ही ली है। तो
स्विट्जरलैंड से हमने कोई विशेष चीज़ ली नहीं थी तो इस प्रश्न में और कोई आपको बताने लायक है नहीं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ें और थी, थोड़ा सा पढ़ लीजिए और आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ये हमने बात कर ली है। फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने किस देश से लिए हैं, तो इसमें ज़्यादा समय लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से दे सकते हैं। तब तक मैं बताता हूँ कि कनाडा से हमने क्या लिया है। कनाडा से लिया है हमने सशक्त केंद्र। क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से ली है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति वाला जो प्रावधान है वो भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। इसके साथ ही साथ बात करें हम लोग, सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ठीक है, आर्टिकल 143, ये हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में भी, यहां पे भी कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो ये मेन चीजें हमने कनाडा से ली है। आयरलैंड की बात करें तो हमने बात कर ही ली आयरलैंड की, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राष्ट्रपति का इलेक्शन है, ठीक है, और इसी के साथ साथ राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो चीजें। अब अमेरिका से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार। अमेरिका से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से हाई कोर्ट की या न्यायपालिका की हमारी जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम है, वो लिया है, मूल अधिकार लिए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने अमेरिका से ली है। यूके से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय प्रक्रिया ली है। क्या लिया है? संसदीय प्रक्रिया ली है। इसी के साथ साथ 2 सदन होते हैं, एकल नागरिकता होता है, संसद की जो एक तरीके से विधायी प्रक्रिया होती है वो वाला सिस्टम लिया है, कानून कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। आगे हम लोग बात करें, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश से अप्रेरित है? ठीक है, वही चीज़ें हैं, जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं हम लोग। आयरलैंड, इसका आंसर क्या है? आयरलैंड। अब देखिए, आयरलैंड हमने देख लिया है, अमेरिका देख लिया है, कनाडा भी देख लिया है, बचा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां से हमने ली है पहले तो संयुक्त बैठक। यहां से हमने क्या लिया है? संयुक्त बैठक, जो हमारी आर्टिकल 108। इसके अलावा बात करें समवर्ती सूची, इसके अलावा और बात करें तो व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता वाला सिस्टम है वो वाला भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया वाले टॉपिक में। ये वाला प्रश्न आ चुका है पीवाईक्यू में, ये वाला भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के पीवाईक्यू में, लेकिन आपको ये चीजें याद जरूर रखनी है, ठीक है। ये देखिए 72nd जो हमारा बीपीएससी है उसके लिए बैच लॉन्च होने वाला है, 11 तारीख से क्लासेस आपकी हो जाएंगी, बैच लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपका है, आपका कोई भी मित्र वगैरह करना चाहता हो, जिसने भी बैच नहीं लिया है वो अगर करना चाहते हैं 72nd बीपीएससी का, तो वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार किस देश से लिया? एक तरीके से जो हमारा फेडरल सिस्टम है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर फॉर्म, ये किस देश से लिया है? हमने बात कर ली है। देखिए, न्यूजीलैंड से हमने कुछ स्पेशल लिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है उसके बारे में बात कर लिया, यूएसए वाले से बात कर ली है, तो हमारा कनाडा वाला भी हमने बात कर चुके हैं। कनाडा से 3 चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है, राज्यपाल की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ राज्य वाला सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था, और इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय या परामर्शी अधिकारिता होती है। तो 3 चीज़ें कनाडा में आपको याद रखनी है, एक तो हमारा यही वाला, ठीक है, सशक्त केंद्र वाला। दूसरे की हम लोग बात करें परामर्शी अधिकार सुप्रीम कोर्ट का, किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 143। और राज्यपाल की नियुक्ति, ये 3 चीजें आपको कंपलसरी याद रखनी है।
ये बार बार एग्जाम में आती रहती हैं। आर्टिकल 155 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बातें आ रही हैं तो एकदम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि 2 बार आपका रिवीजन हो जाए। अगर ये गलती से प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो गलती से भी गलत ना हो, गलती से भी गलत ना हो। जनहित याचिका की धारणा, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई? देखिए, जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? नॉर्मली एक सिस्टम चलता है कि जो पीड़ित है वही जाएगा, कोर्ट कौन जाएगा? जो पीड़ित है वही जाएगा। अब जनहित याचिका का मतलब क्या होता है कि पीड़ित के अलावा भी अगर कोई उसके बिहाफ पर जाना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर किसी अन्य कोर्ट में जा सकता है। तो जनहित याचिका का मतलब याद रखिएगा कि पीड़ित के बजाय पीड़ित के बिहाफ पर कोई और भी जा सकता है। तो ये होती है हमारी जनहित याचिका। अगर प्रश्न आता है जनहित याचिका से क्या आशय है, तो याद रखिएगा इसको अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसका मतलब क्या होता है कि पीड़ित के बजाय उसके बिहाफ पर उसके कोई फैमिली मेंबर हो, कोई सोसाइटी का कोई सदस्य हो, वो भी कोर्ट जा सकता है। तो ये होती है जनहित याचिका। सीधा सीधा जनहित याचिका किस देश से ली गई, ये भी प्रश्न आ सकता है। और इसके साथ साथ हम लोग बात करें जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा सभी चीजें। हमने ये लिया है अमेरिका से, अमेरिका से हमने लिया है जनहित याचिका, ठीक है। एक भारत में न्यायाधीश थे PN भगवती, याद रखिएगा इनका नाम काफ़ी चलता है। बाकी हम लोग सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए कोई बात नहीं है। PN भगवती 1980 का दशक, PN भगवती 1980 के दशक में ये हमने अवधारणा ग्रहण की थी भारत में। और अमेरिका में एक केस आया था 1940 के आसपास, करीब 1947 या 40 ऐसी कुछ डेट थी। मारवरी बनाम मेडिसन, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में ये वाद गया था, याद रखिएगा। मारवरी बनाम मेडिसन और भारत में PN भगवती, ठीक है। तो वहाँ पर ये अवधारणा उस समय उत्पन्न हुई 1940 के दशक में। भारत में 1980 के दशक में ये एक तरीके से अवधारणा की उत्पत्ति होती है और भारत में इसको अब पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि नागरिकों के अधिकार को उनके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति जाकर याचिका करके बचा सकता है, सेव करा सकता है। चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उनका उल्लंघन हो रहा हो, चाहे सरकार के द्वारा उल्लंघन हो रहा हो, तो कोई भी सिविल सोसाइटी का संगठन है, कोई अन्य व्यक्ति है, घर वाला व्यक्ति है। जैसे आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति जेल में है, उसके बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं, अपील वगैरह करते हैं, तो वो खुद नहीं जा पाता, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके बिहाफ पर जा सकता है। तो ये एक तरीके से जनहित याचिका हो गई। किसी को भी पुलिस ने एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया, किसी व्यक्ति ने किसी को एक तरीके से पकड़ रखा है, तो हम लोग उसके बिहाफ पे भी जा सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, जनहित याचिका। यानी कि जो पीड़ित है केवल वही नहीं जाएगा, उसके बिहाफ पर कोई भी चला जाएगा। याद रखिएगा, ये सीधा सीधा प्रश्न भी आ सकता है, जनहित याचिका का मतलब क्या है, क्या परिभाषा होती है। तो वहां पे आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान में शामिल हैं, भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो हम लोग बात करें मूल संविधान जो था, मूल संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 395, भाग 22, अनुसूची 8। वर्तमान की बात करें तो यहां पर 450 प्लस अनुच्छेद हैं। भाग की बात करें तो 25 हैं और अनुसूची की बात करें तो 12 हैं। देखिए, ये हमने बताया है आपको, ये गलत नहीं है और ये प्रश्न में जो पूछा गया है वो भी गलत नहीं है। लेकिन देखिए, प्रश्न का जो एक तरीके से संदर्भ है, देखिए हमने जो आर्टिकल्स हैं वो 395 थे, अब भी अंतिम आर्टिकल का जो नंबर है वो 395 है। लेकिन हम लोग बात करें कि बीच में
जो ए बी सी डी करके, जैसे आपने देखा होगा 15A 15B फूल 4 के द्वारा हमें आरक्षण दिया गया है। अभी हमने जो एक तरीके से जीएसटी वाला, जो एक तरीके से पहला 101वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से हमने 279A करके एक आर्टिकल जोड़ा। तो विभिन्न आर्टिकल्स हमने बीच बीच में जोड़ दिए हैं ABCD या 1 2 3 करके। तो टोटल आर्टिकल्स का नंबर हो गया है कितना, 450 प्लस। लेकिन अंतिम जो संख्या पड़ी हुई है अभी भी वो कितनी है, 395। अभी भी वो कितनी है, 395। और इसी तरीके से हमने जो भी भाग जोड़े हैं, टोटल संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। लेकिन अंतिम जो भाग है वो अभी भी 22 ही है। हमने जो भाग जोड़े हैं, जैसे आपने देखा होगा पंचायत वाला भाग 9 में जोड़ा गया, 9A में क्या जोड़ा गया, नगर निगम जोड़ा गया, 9B में क्या जोड़ा गया, सहकारी समिति जोड़ा गया। इसी तरीके से आपने 14A देखा था, इसी तरीके से आपने भाग 4A देखा था। तो ABCD करके जोड़े हैं, लेकिन अंतिम संख्या कितनी है, 22 है। क्या है, 22 है। लेकिन अनुसूचियों के साथ साथ ऐसा नहीं है, वहां पे संख्या बड़ी है, 9 से 10 11 12 हुई है। ABCD करके या फिर 1 2 3 करके हमने नहीं जोड़ा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 395, 22 और 12। ठीक है, याद रखिएगा अंतिम नंबर अभी भी 395 है, भाग का अंतिम नंबर अभी भी 22 है और अनुसूची 12 हो गई है। कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी ये हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो जल्दी से बताएं। अभी हमने बात की थी, वहां से हम लोग बता सकते हैं। देखिए सर, 444 जो डेटा है वो चेंज होता रहता है। जैसे मान के चलिए ये 444 वाला आपने कब पढ़ा था, मान के चलिए आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया किसी में आपका गलत हुआ या फिर सही हुआ, 444 जो नंबर था वो कब था, काफ़ी समय पहले था। अब उसके बाद से तो हमने कई सारे संविधान संशोधन कर दिए हैं, और जितने भी संविधान संशोधन हम लोग करते हैं उसमें 1-2 आर्टिकल्स जुड़ ही जाता है। और जब आर्टिकल्स जुड़ते हैं ABCD करके तो 450 प्लस हो गए, 450 प्लस हो चुके हैं। 444 ये पहले की बात है, डेटा सही था लेकिन कुछ समय पहले तक। तो इसका कितना हो जाएगा, 400 प्लस। ये भी हमारा प्रश्न कब है, 66 BPSC 2020 में आया हुआ है। 450 प्लस हो चुके हैं, लेकिन हमने बात की है कि 500 है नहीं, 350 से अधिक हैं और 300 है नहीं। तो ये हमारा सही सटीक आंसर क्या हो सकता है, 400। भारतीय जो संविधान सभा की प्रथम बैठक, अच्छा प्रथम बैठक कब हुई, ये प्रश्न कहाँ से आ गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये पता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कुछ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जो हमने बात की है संविधान सभा की पहली बैठक की हम लोग बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, वो हम लोग बात कर चुके हैं। ये इसमें कुछ होगा कि संविधान में कितनी धाराएं हैं या फिर आर्टिकल्स हैं, उसका प्रश्न का आंसर होगा ये। तो 395 एक तरीके से आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करें संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो उस चक्कर में ये चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 395 हमारी धाराएं या फिर अनुच्छेद हैं। वैसे आर्टिकल्स बोलते हैं, धारा किसी अधिनियम के अंतर्गत होती हैं, आर्टिकल्स हमारे संविधान में होते हैं, याद रखिएगा। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है, तो कौन सा आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में मूल अधिकार से संबंधित जो अस्पृश्यता को एक तरीके से बैन करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। तो हम लोग बात करें मूल अधिकारों की, थोड़ी सी यहां पे चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकार की बात करें तो 14 से लेके 18 अनुच्छेद हमारा समानता का अधिकार है। समानता की बात करें, दूसरा आता है हमारा स्वतंत्रता का, उसमें 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक है। फिर आता हमारा शोषण के विरुद्ध, मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पे जगह कम है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध ये हमारा 23 और 24 है। मैं आपको एक एक आर्टिकल भी बता दूंगा कौन से में क्या है। फिर आगे हमारा धर्म की स्वतंत्रता, ये हमारा 25 से 28 तक है। और फिर आगे हमारा जो पिछड़े वर्ग होते हैं, ठीक है, या फिर जनजातियां होती हैं, उनके अधिकार, तो 29 और 30 में उनके अधिकार हैं। फिर आर्टिकल 32 हमारा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो हमारा क्या है, 32 में। और इसी 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, हृदय व आत्मा। ये संविधान का हृदय व आत्मा है, याद रखिएगा।
संविधान की आत्मा सवाल अगर पूछा जाता है, संविधान की आत्मा अगर पूछा जाता है तो वो हमारी प्रस्तावना होती है। वहीं पर आर्टिकल 32 हमारे संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने। अब इस प्रश्न की बात करें तो हम लोग बात करें, देखिए 14 में है संविधान के जो विधि के समक्ष समानता, 15 में है कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, 16 में है हमारा एक तरीके से बात करें लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में है हमारा अस्पृश्यता। क्या है? अस्पृश्यता वाला जो एक तरीके से है प्रावधान की, अस्पृश्यता को बैन किया जाता है। अगर किसी भी रूप में अगर कोई इसको लागू करता है तो उसको क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा, उस पर जुर्माना भी लगेगा, उसको दंड भी दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या है? अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। इसके लिए 1955 में और 1989 में कानून भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कानून भी बनाया गया है। 1955 में और 1989 में कानून भी बनाया गया है। उसको हम लोग बोलते हैं SC/ST एक्ट शॉर्ट में, ठीक है, SC/ST अधिनियम भी बोला जाता है। 1922 की हम लोग बात करें, 19 में है हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में हम लोग बात करें कुछ मामलों में अगर हमने कोई अपराध वगैरह किया है तो हमारे कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं, कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं, उसके बारे में बात की गई। अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बारे में जो अधिकार होते हैं वो 22 में दे रखे हैं, ठीक है। 21 में हमारा राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी है, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार मूल अधिकार से प्रश्न आ चुका है कौन से आर्टिकल में क्या बात कही गई है, ठीक है। याद रखिएगा सभी आर्टिकल्स जो लिखाए गए हैं, मूल अधिकार वाला टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर साल कम से कम एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, कभी कभी 2 प्रश्न भी सीधे सीधे आर्टिकल से पूछ लिए जाते हैं। तो ये 10-15 आर्टिकल पढ़ के आप लोग कम से कम 2 नंबर 1 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। शोषण के विरुद्ध हमारा 23 और 24 में है। 23 में है हमारा एक तरीके से हम लोग बात करें कि किसी व्यक्ति को जबरन काम नहीं कराया जाएगा, जबरन उसके अंगों को नहीं बेचा जाएगा, दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। 24 में है जो बच्चे होते हैं बाल श्रम का निषेध किया जाता है, यानी कि बच्चों से कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। 25 में हमारा धर्म की स्वतंत्रता का है। 27 में हमारा है कि हम लोग कोई भी कर वगैरह नहीं देंगे, 27 में आर्टिकल में। 28 में हमारी कुछ संस्थाएं वगैरह स्थापना करने के बारे में बात कही गई है, ठीक है। और शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें अनिवार्य जो एक तरीके से धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसको रोकने की बात की गई है। 32 में हमारा 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद है उसके द्वारा रिट जारी करता है, जिसके द्वारा हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा होती है। और अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते या फिर हाई कोर्ट जाते, ऐसा प्रावधान उसमें नहीं होता तो हमारा क्या होता? मूल अधिकार व्यर्थ हो जाते। हाँ, सब काम होता तो है लेकिन फिर भी देखिए, एक विद्वान है उन्होंने बोला है कि जिस देश में या जहां पर भी कोई कानून नहीं है वहां पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो हमारे देश में अगर कानून है तो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता तो है, ठीक है। किसी ने बोला है कि जिस देश में कोई कानून नहीं है वहां पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। फिर वहां पर कौन सा काम होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी यहाँ पे हो रहा है लेकिन उतना नहीं है कि एकदम खुले में हो रहा है। खुले में होगा तो फिर चीजें हो जाती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि संसद के कानून इससे ऊपर नहीं है? देखिए, हमारे आर्टिकल्स जो मूल अधिकार हैं उसमें 2 अनुच्छेद और हैं। एक है 12, इसमें क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। और 13 में बोला गया है विधि की परिभाषा। अब विधि की परिभाषा की हम लोग बात करें तो इसी में बोला गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून हमारे मूल अधिकारों के अगर खिलाफ जाता है, हाँ, मूल अधिकार से प्रश्न आएगा ही आएगा। अब मैंने आपको कल डिटेल भी बताई थी, उसमें मूल अधिकार वाला टॉपिक था, उसमें से एक प्रश्न आता ही आता है। नहीं आए तो वो एग्जामिनर की गलती है, आपकी गलती नहीं है, आपने पढ़ा। आप लोग प्री में अगर नहीं भी आया प्रश्न तो अब भी मूल अधिकार यूज कर सकते हैं, ठीक है।
हम लोग बात करें विधि की परिभाषा में ही एक तरीके से बोला गया है कि संसद जो कानून बनाएगी वो मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। तो आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि संसद के कानून हमारे मूल अधिकारों से एक तरीके से ऊपर नहीं है, हमारे मूल अधिकार प्राथमिक हैं। आर्टिकल 32 मैंने बता ही दिया है, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला है, संविधान का हृदय और आत्मा। 245 वाला जो आर्टिकल है ये हमारा क्या बताता है, संसद व राज्य के कानून किस क्षेत्र में लागू होंगे। 245 आर्टिकल हमारे केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग बात करेंगे, भाग 11 में हो जाता है। वहां पर बोला गया है कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी अनुच्छेद 245 के द्वारा, और राज्य अपने पूरे राज्य के लिए उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं। 326 हमारा निर्वाचन से संबंधित है। इसमें बोला गया है कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये कैसा है, निर्वाचन के लिए बोला गया है लोकसभा और विधानसभा के जो वोट डालते हैं आप लोग, वो हमारी किस में आर्टिकल में बोलेगी ये चीजें, 326 में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, मुकदमे एवं कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध, ये या फिर नन ऑफ दीज। हम लोग एक एक करके बात करें तो सरकारी ठेकों से संबंधित कोई भी एक तरीके से विशेष आर्टिकल संविधान में नहीं है। महान्यायवादी के बारे में हमने बात की थी, भाग 5 का अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बातें हैं। हम लोग इसकी बात करें व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध, तो ये हमारा 302 में दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 302 में। और वहीं पर मुकदमे और कार्यवाही, ये चीजें हमारी दे रखी हैं कहां पर, 300 में। देखिए इसका मतलब क्या है, सरकार एक संस्था है, सरकार एक संस्था है जिसके खिलाफ हम लोग केस कर सकते हैं। आप लोगों को देखा होगा, डी नहीं है इसका आंसर, डी 302 में है। प्रतिबंध के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 302 में। ठीक है, मुकदमे और कार्यवाही का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा, आप लोग केस सुनते हैं, कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सुना है कि नहीं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कोई भी फला 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 ABCD बनाम पंजाब राज्य, फला 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 बनाम भारत संघ। तो सरकार एक संस्था है जिसके खिलाफ कोई भी केस कर सकता है। अगर सरकार किसी के अधिकारों का किसी भी तरीके से उल्लंघन करती है तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं इसमें कि मुकदमे और कार्यवाही। मुकदमे और कार्यवाही का मतलब क्या हो गया, हम सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं। ऐसा किस आर्टिकल में बोला गया है, मुकदमे और कार्यवाही। ठीक, याद रखिएगा, मुकदमे और कार्रवाई का मतलब क्या है, हम लोग सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं। लिख लीजिए, कहीं पर जगह मिले तो लिख लीजिए। वैसे मैंने लिखाया है, जिसने भी क्लास ली है, बैच वगैरह लिया है, उसके में होगा। जिसके ने नहीं ली है वो अगर लिखना चाहता लिख ले कि इसका मतलब क्या है, हम लोग सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत हैं। भूमि सुधार किस सूची में शामिल है, मैंने आपको 3 सूची बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, और संवर्ती सूची। उसमें भूमि सुधार किस देख लिया है, मैसेज तो देख रहा हूं बट लगातार आए जा रहे हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा रिप्लाई उन्हीं का देता हूं जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो। देखिए भूमि सुधार के अंतर्गत हैं, आप लोग आंसर कर रहे हैं, मैं आंसर देख रहा हूं, सभी का आंसर देख रहा हूं बाई CCC, ठीक है, सभी का देख रहा हूं। गोविंद पंडित जी देख रहा हूं मैं, इसमें भी देख रहा हूं, किशन शर्मा आंसर कर रहे हैं इधर भी और उधर भी कर रहे हैं, नगमा शेख भी कर रही हैं, सभी का आंसर देख रहा हूं। लेकिन मैं अगर आंसर का किसने कौन सा आंसर दिया है, जिसका भी गलत होगा मैं उसको टोक सकता हूं कभी, लेकिन हर किसी को आंसर का रिप्लाई दूं मैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 40-50 करीब लाइव आ रहे हैं एक तरफ, और ऐप पे भी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे भी इतने ही लाइव हैं। तो इस चक्कर में 40-50 100 बच्चों का आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो भूमि सुधार के विषय किस सूची में शामिल हैं, देखिए 3 सूची हैं हमारी,
जिसके बारे में हमने बात की थी 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची है हमारी, जिसमें 3 सूचियां हैं। पहली है हमारी फंग सूची, इसमें अभी विषय हैं 98, 98। पहले कितने थे? 97। दूसरी हमारी राज्य सूची, इसमें वर्तमान में विषय करीब करीब 59-60 के आसपास हैं, लेकिन जब बनी थी तब थी 66। तीसरी है हमारी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में हम लोग बात करें तो अभी जो विषय हैं वो हैं 52 और पहले थे 47। तो 52 और 47 की हम लोग बात करें, देखिए भूमि जो विषय है हमारा वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत। कृषि वाला जो विषय है वो आता है हमारा राज्य सरकार के अंतर्गत। लोक व्यवस्था वाला विषय आता है हमारा राज्य सूची के अंतर्गत। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें पुलिस, वो भी आता है हमारा एक तरीके से राज्य सूची के अंतर्गत। तो ये वाला विषय कहाँ पे हो जाएगा? राज्य सूची में। राज्य सूची में कौन से आते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भूमि, कृषि, पुलिस, लोक व्यवस्था, इसके साथ साथ बात करूं तो जेल या फिर कारागार, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लोक स्वास्थ्य, ये भी हमारा आता है राज्य सूची के अंतर्गत। संघ सूची में कौन से आते हैं? डिफेंस, विदेशी संबंध, ठीक है, सेना, आर्मी, जो आर्मी हो गई, नेवी हो गई, ठीक है, एयरफोर्स हो गई, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? संघ सूची के। रेलवे, लेकिन रेलवे के लिए जो अधिकारी होते हैं, रेलवे पुलिस जो होती है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। और रेलवे अकेला आ जाए तो वो केंद्र सूची का यानी कि संघ सूची का विषय। याद रखिएगा इन चीजों को। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ? देखिए हमारे यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं, एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। 12 अनुसूची में पहली हमारी है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 12 की 12 को मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र यानी कि कौन सा एरिया है, कितने कितने राज्य हैं, पूरा उसमें वर्णन दे रखा है। दूसरी की हम लोग बात करें तो इसमें वेतन। तीसरी की बात करें तो यही पूछा है, शपथ। चौथी की हम लोग बात करें राज्यसभा में स्थान या सीट, राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं। पांचवी की बात करें, ये भी प्रश्न आया हुआ होगा, एक आध मिल ही जाएगा आपको, जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं या अनुसूचित क्षेत्र हैं, क्या हैं? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, उनके बारे में बात की जा रही है। छठवीं की हम लोग बात करें तो 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। छठवीं अनुसूची भी जनजातियों से संबंधित है, लेकिन 4 राज्यों से। 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों से संबंधित है हमारी कौन सी? छठी सूची। आगे हम लोग बात करें 7वीं की हम लोग बात कर चुके हैं। 3 सूचियां दे रखी हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं की हम लोग बात करें तो इसमें है भाषाएं। 22 भाषाएं हैं, कौन से में क्या जोड़ी गई हम लोग बात करेंगे। 9वीं की हम लोग बात करें तो पंचायत के जो 29 विषय हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर। सॉरी, 9वीं अनुसूची में हमारी भूमि सुधार दे रखा है। क्या दे रखा है? भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। और 11वीं में हमारा दे रखा है पंचायत के 29 विषय। पंचायत के 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में हमारा दे रखा है नगर पालिका।
या नगर निगम, इसके कितने विषय दे रखे हैं? 18 विषय। तो ये हमारी पूरी 12 की 12 अनुसूची है। अब इससे संबंधित आगे जो भी प्रश्न होगा उसको आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। पहली है केंद्र और राज्य, पहली अनुसूची है हमारी केंद्र और राज्य। दूसरी में वेतन भत्ते दे रखे हैं कुछ पदाधिकारियों के, इसी के साथ साथ तीसरी में शपथ दे रखी है, चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, और पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्र दे रखे हैं जो 10 राज्यों में फैले हुए हैं। 10 राज्य कौन से हैं? लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऊपर से हम लोग शुरुआत करें, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गुजरात, गुजरात के इधर की तरफ जाएंगे तो एमपी आता है, एमपी से और आगे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ से और आगे जाएंगे तो झारखंड आता है, झारखंड से और आगे जाएंगे तो आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस तरीके से टोटल 10 राज्य हमारे हो जाते हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो आपको एक तरीके से ऊपर से याद करना है, किताबों में जो लिखे होते हैं आगे पीछे होते हैं, ऊपर से याद करना है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे हम लोग बात करें गुजरात, गुजरात से इधर आएंगे तो एमपी, एमपी से आगे छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बगल में उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 10 राज्य हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, 5वीं अनुसूची के तहत 10 राज्य हैं, 10 राज्य 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दे रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दे रखी हैं, मूल संविधान में 14 थी और बाद में जोड़ी गई हैं 3 संविधान संशोधन के माध्यम से 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, 21, 71, 92। पहली भाषा जो जोड़ी गई वो थी सिंधी, ठीक है, फिर नमक 3 जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली 47 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये हमारा भूमि सुधार पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, आर्टिकल 31 खा, और 10वीं 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपके पास अगर नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये हमारी 73वें संविधान संशोधन और ये 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। कितने विषय हैं ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, कि पंचायत में कितने विषय हैं तो 29, और नगर पालिकाओं में कितने विषय हैं तो 18। कौन से विषय हैं मैंने आपको ये भी बताया था जब हमारा बैच चल रहा था, तो विषय भी याद रखने आपको कि कौन सा था कौन सा नहीं था, ऐसे भी प्रश्न बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? अभी हमने बात की थी, देखिए कृषि हमने राज्य सूची में बताया था, पुलिस राज्य सूची में बताया था, और डिफेंस यानी कि रक्षा संघ सूची में बताया था। तो आपका आंसर तो उसी, अगर थोड़ा सा आपने ध्यान से देखा होता तो वहीं से हो जाता। शिक्षा, इसके साथ साथ वन, वन्य जीव, योजना या आयोजन, ठीक है, ये सब कहां पे आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा, वन, वन्य जीव, योजना, ये सब हमारे किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। और ये शिक्षा वाला विषय है, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं शॉर्ट में, शिक्षा पहले राज्य सूची में था। कहां था? राज्य सूची में था। फिर एक पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया? 42वां संविधान संशोधन, और शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर कहां डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसमें कुछ 11, मैंने बताया था कि कौन से विषय हैं, जो 29 विषय हैं उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन सी नहीं है, वो भी आपको देखना है। होमवर्क है आपके लिए कि 29 विषय कौन से हैं, 1-2 बार उनको पढ़ लीजिएगा, और 18 विषय कौन से हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीधा प्रश्न आ जाता है। तो हम लोग इसकी बात करें तो इसमें ग्रामीण खेल नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं करा रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें हमारी एक तरीके से 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो ग्रामीण खेल के बारे में बात नहीं की गई है। कहाँ पे? जो हमारी एक तरीके से पंचायतों से संबंधित विषय जो बताए गए हैं 29 11वीं अनुसूची में, उसमें। जानवरों के प्रति क्रूरता, अभी हमने बात की थी वन, वन्य जीव, वन और वन्य जीव।
तो वन्य जीव यानी कि जानवर हो गए, और उसके प्रति अगर क्रूरता से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा तो कौन सी अनुसूची में शामिल होगा? तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा सा। समवर्ती सूची। देखिए, जब वन्य जीव किसी अनुसूची में आ रहे हैं तो उनसे संबंधित कानून भी बनेगा, तो कौन से अनुसूची के तहत बनेगा? उसी अनुसूची के तहत। केंद्र सूची है नहीं, राज्य सूची है नहीं, क्योंकि मैंने बताया था वन और वन्य जीव को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसमें ट्रांसफर कर दिया गया? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद? ये भी हमने बात कर ली है, सारी अनुसूचियों के बारे में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों में हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जो मैंने बताई थी लिस्ट, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे हम लोग बात करें तो आता है हमारा गुजरात, गुजरात से इधर जाएंगे तो एमपी, एमपी से इधर जाएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से इधर जाएंगे तो झारखंड, झारखंड से और आगे जाएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के नीचे आएंगे तो तेलंगाना। ये मैंने क्रम भी बता दिया आपको। अगर आपको कभी भी डाउट होता है कौन से राज्य शामिल हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। जाना कैसे? हिमाचल प्रदेश से शुरू करना है और इस तरीके से पूरा फाइन बनाते हुए कहां पे जाना है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? चौथी अनुसूची। इसका सही आंसर क्या है? चौथी अनुसूची। ठीक है। 5वीं अनुसूची में, ये तो अभी मैंने बताया ये तो अभी अभी जब जस्ट बात हुई है। भाषाई अल्पसंख्यक है नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यक है नहीं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। देखिए, अनुसूचित जाति की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? अनुसूचित जनजाति की। 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है हमारी, 5 और 6 दोनों किसकी बात करती हैं? जनजातियों की बात करती हैं, जनजातियों से संबंधित हैं। याद रखिएगा, 5वीं और 6वीं अनुसूची हमारी दोनों की दोनों जनजातियों से संबंधित हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि 5वीं अनुसूची में कितने हैं? 10 राज्य हैं, और 6वीं अनुसूची में स्पेशली 4 राज्य हैं। उनसे संबंधित जो बातें की गई हैं वो अलग अलग अनुसूची में हैं, लेकिन दोनों किससे संबंधित हैं? अनुसूचित जनजातियों से। ठीक है। आगे हम लोग देखें, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखा गया? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसका आपको पता ही है, मैंने अभी अभी बताया था। आप लोग, एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका गलत जाए आंसर। ठीक है, एक भी बच्चा गलत आंसर ना दे। अभी हमने 12 की 12 अनुसूचियों को डिस्कस किया है। पहले कितनी थी ये भी हमने बात की है। तो 5वीं अनुसूची हमने अभी देखी थी, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब हम लोग 8वीं अनुसूची को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तब तक आपका आंसर आ रहा है, तब तक ये डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, पहले थी 14 भाषा, फिर किया गया 21वां संशोधन। मैं संशोधन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह कम है, टाइम भी कम है, या आपको याद होना चाहिए। सिंधी, ये 1967 की बात है। फिर आगे किया गया 71वां संशोधन, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक, ये शॉर्ट फॉर्म है, ट्रिक थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसी के साथ साथ 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। इसमें 4 जोड़ी गई, BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो 4 भाषाएं जोड़ी गई इसमें, 3 इसमें और 1 इसमें। टोटल 14 प्लस 8 कितनी हो गई? टोटल 22। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। अब इसमें 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। इसमें अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, ठीक है, भोजपुरी नहीं है, ठीक है। जो क्रॉस लग रहा है ये वाली भाषाएं नहीं है। कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि इनमें कौन सी भाषा शामिल है, कौन सी नहीं है। तो ये 3 के मैंने प्रश्न देखे थे PYQ में, तो वो 3 मैंने आपको बता दी हैं, और जब प्रश्न आएंगे तो और डिस्कस कर लेंगे। तो भोजपुरी, राजस्थानी और अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। और हम लोग बात कर रहे थे दल बदल की, तो दल बदल हमारा 10वीं अनुसूची में दे रखा है। ये 52वां संविधान संशोधन था 1985 में, 1985, इसमें ये जोड़ी गई थी। ठीक है, 8 मेन अनुसूची हमारी कितनी थी?
8 थी, बाद में जोड़ी गई हैं, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 था, उसमें ये जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जल्दी से बताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखिए, हमने बात की थी संविधान या फिर भारतीय संविधान के या फिर भारत के 5 विशेष लक्षण बताए गए हैं। हम भारत को एक क्या 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 5 बार जो शब्द हैं वो किस रूप में दे रखे हैं। उसमें से 3 जो शब्द थे हमारे वो मूल संविधान में थे और 2 को बाद में जोड़ा गया। 2 बाद में जोड़े गए और वो संविधान संशोधन सबसे बड़ा वाला 42वां, ठीक है, वो कौन से थे? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो ये प्रश्न भी आ चुका है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हमारा जो एक तरीके से प्रस्तावना में जो 5 शब्द हैं वो किस रूप में हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, और गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड पर्सन, यानी कि राज्य का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो ये हमारे आज के क्लास के 30 प्रश्न थे। आई थिंक सभी को मज़ा आया होगा, और मज़ा आए तो कल भी जुड़िएगा और किसी को भी शेयर करिएगा जो भी तैयारी कर रहा है या फिर करना चाहता है। और हमारा जो बैच है 72nd बीपीएससी के लिए, अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहें जिन्होंने भी क्लासेस ले रखी हैं और जिसको भी अच्छा लग रहा है तो वो रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, कल मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। लगे रहिए एग्जाम से, किसी को भी थकान वगैरह महसूस नहीं होनी चाहिए। अभी 30 दिन तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इतनी जो आपने पहले की है उससे डबल करीब, क्योंकि रिवीजन के समय हमें ज़्यादा समय देना चाहिए और लास्ट टाइम पे एकदम क्या होना चाहिए, एकदम जुड़ जाना चाहिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, सभी को जय हिंद।